नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे सुपरहिट शो राजनीति। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज राजनीति के मैनिफेस्टो में आखिर है क्या। तो आज राजनीति की लीड स्टोरी होगी कांवड़ पर दंगा ब्रिगेड एक्टिव। अब योगी निकालेंगे गर्मी। कौन उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने में जुटा है और योगी फोर्स कैसे इस नापाक मिशन को नेस्तनाबूद कर रही है, पूरी डिटेल स्टोरी आपको दिखाएंगे। राजनीति की अगली खबर होगी बाबा बनाम अखिलेश और मौलाना अंडर टेबल कथा पर जारी है ड्रामा। अब इस विवाद में नया ट्विस्ट क्या है, ये आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र में बोली विवाद के साइड इफेक्ट की। एमएनएस सड़क पर भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कैसे कर रही है, इसके वीडियो सबूत आपको दिखाएंगे। इसके बाद दिखाएंगे दिल्ली की हवा में जहर घुला है और इसलिए कटघरे में हैं वो गाड़ियां जो सड़कों पर धुआं उगल रही थीं। दिल्ली में पुरानी कार क्यों हो गई हैं बेकार, ये भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। राजनीति के अगले हिस्से में दिखाएंगे पर्वत पर प्रलय, बाढ़, भूस्खलन और बेहिसाब तबाही की खौफनाक तस्वीरें। देश और विदेश में फ्लड स्ट्राइक से किस तरह हो रही है बर्बादी। और राजनीति के आखिरी और स्पेशल सेगमेंट में आपको दिखाएंगे अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश कैसे हुई नाकाम और कैसे अब ऑपरेशन शील्ड एक्टिव हो चुका है, यह भी विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वाली साजिश की। कुछ अराजक तत्व सावन की आस्था को नफरत की आग में झोंकने की फिराक में हैं। यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट को पक्के इनपुट मिले हैं कि कांवड़ यात्रा को जातीय तनाव में बदलने की साजिश हो रही है। माहौल को भड़काने के लिए स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, लेकिन योगी फोर्स पहले से ही इस खतरे को भांप चुकी है और इस नापाक मिशन को ध्वस्त करने में जुट गई है। जो दंगा के मंसूबे के साथ 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सावन वो महीना जब पूरा भारत शिवमय हो जाता है, जब बोल बम के जयकारों से हर तरफ आस्था की गूंज होती है, जब लाखों शिव भक्त जल लेकर हरिद्वार से अपने अपने शिवधामों की ओर नंगे पांव निकल पड़ते हैं। अब इसी आस्था पर कुछ साजिशकर्ताओं की गंदी नजर पड़ गई है। कांवड़ यात्रा को निशाना बनाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। माहौल को बिगाड़ने और समाज को जाति मजहब के नाम पर बांटने की गहरी साजिशें रची जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के इंटेलिजेंस इनपुट साफ कहते हैं कि कुछ अराजक तत्व सावन के इस पवित्र पर्व को हिंसा में बदलने की फिराक में हैं। खासकर कांवड़ यात्रा के दौरान जातीय तनाव फैलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अफवाह फैलाकर टकराव की जमीन बनाई जा रही है। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को इनके मंसूबों की भनक लग चुकी है और इसके खिलाफ योगी फोर्स का सबसे बड़ा ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, संभल, बरेली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मऊ, ये वो जिले हैं जहां पहले भी किसी न किसी वजह से सांप्रदायिक टकराव हुआ है और इसीलिए अब कांवड़ यात्रा में ये सभी जिले हाई रिस्क जोन में हैं। इन जिलों का न सिर्फ सांप्रदायिक इतिहास रहा है, बल्कि त्योहारों के दौरान माहौल को भड़काने की कोशिश देखी जा चुकी है। लिहाजा यूपी पुलिस, एटीएस, एलआईयू और एसटीएफ ने साजिशकर्ताओं की पहचान और गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। संदिग्धों की लिस्ट बनाई जा रही है, पुराने दंगा आरोपियों पर नजर रखी जा रही है और नए चेहरों की तलाश में डिजिटल सर्विलांस से लेकर ग्राउंड इंटेल तक सभी एजेंसियां फुल एक्टिव हैं। कांवड़ रूट पर सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी और खुफिया यूनिट की टीमों को तैनात किया गया है। हर जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय किया गया है। लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 18 अपर पुलिस अधीक्षक की तैनाती की गई है। इसके अलावा 58 सहायक पुलिस आयुक्तों को भी यहां पर लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें तो 400 के आसपास इंस्पेक्टर्स की तैनाती है, 1000 उप निरीक्षक हैं। इसके अलावा
3000 सिपाहियों की तैनाती की गई है। पुलिस की नजर अब सिर्फ झगड़े करने वालों पर नहीं, बल्कि झगड़े की स्क्रिप्ट लिखने वालों पर भी है। यानी साजिश के मास्टरमाइंड पर योगी फोर्स अब हर उस व्यक्ति को चिन्हित कर रही है जो अमन के माहौल को जहरीला बनाना चाहता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दे दिए हैं, शिव भक्ति में विघ्न डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। डीजीपी स्तर से लेकर हर जिले में सुरक्षा प्लान एक्टिवेट किया जा चुका है। ड्रोन से निगरानी, असामाजिक तत्वों की पहचान और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को लेकर स्पेशल टीमें तैयार की गई हैं। एक तरफ सावन का महीना आ रहा है, दूसरी तरफ मुहर्रम भी नजदीक है, जिसमें ताजिया जुलूस और धार्मिक गतिविधियां होंगी। ये दोनों पर्व जहां आस्था का प्रतीक हैं, वहीं कुछ शरारती तत्व इन्हें टकराव की वजह बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बार योगी फोर्स तैयार है और मूड सख्त है। पूरे यूपी में पुलिस सड़कों पर है। शहर शहर फुट पेट्रोलिंग से लेकर फ्लैग मार्च चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि योगी का ऑर्डर है कि कहीं भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। सावन का महीना शुरू होने वाला है और शिव के धाम वाराणसी में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मगर इस बार एक अनजाने खतरे का साया भी मंडरा रहा है, जिसे लेकर सीएम योगी फुल एक्शन में है और योगी फोर्स भी हाई अलर्ट पर है। इसकी वजह है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा, जिसने बार बार काशी जाकर वहां के वीडियो अपलोड किए। और अब योगी फोर्स ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं ज्योति के वाराणसी विजिट के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। सावन में ऑपरेशन शिवधाम, सीएम योगी का फुल प्रूफ प्लान। यूं तो सावन के महीने में हर बार काशी की सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, मगर इस बार सावन के ठीक पहले काशी विश्वनाथ मंदिर समेत पूरे वाराणसी की सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा दी गई है। योगी फोर्स हाई अलर्ट पर है। पूरे सुरक्षा व्यवस्था में हेलीकॉप्टर से निगरानी करने को लेकर मुख्यालय से डिमांड कर दी है। 2 हेलीकॉप्टर्स की डिमांड की गई है। इसके अलावा कुल 10 ड्रोन्स होंगे, जिनके जरिए 4 किलोमीटर की परिधि में मंदिर के आसपास निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही जिस तरीके से जासूस ज्योति मल्होत्रा ने कई संवेदनशील वीडियो यहां से लीक किया, उसकी वजह से पुलिस अब अलर्ट मोड पर है और इंटेलिजेंस की ये सूचना है कि मंदिर में किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका जताई गई है। इस मुस्तैदी की वजह है पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसने 1-2 नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन बार काशी का दौरा किया और वहां के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किए। खास बात यह है कि ज्योति का वाराणसी दौरा हर बार पाकिस्तान जाने से पहले या बाद में होता था। 2022 के बाद ऐसा 4 बार हुआ जब ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की और हर बार यात्रा से पहले और बाद में काशी गई। और तो और इस साल मार्च में पाकिस्तान जाने से पहले ज्योति ने जनवरी-फरवरी में लंबा वक्त वाराणसी में बिताया था। ये महज संयोग नहीं हो सकता कि हर बार पाकिस्तान या कश्मीर जाने से पहले ज्योति काशी जाए। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं जिसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी लगाया जाएगा। बाहरी जनपदों से भी मांग की गई है। पीएससी का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। साथ साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनका भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। और एरियल सर्विलांस के लिए जो हमारे पास ड्रोन पहले से काफ़ी संख्या में मंगाए गए हैं। ऑलरेडी हमारे पास इनकी काफ़ी संख्या हो गई है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान जो वीडियो बनाए उसमें यहाँ की सड़कें और मार्केट के साथ ही गंगा के अलग अलग घाट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रास्ते भी शामिल हैं, जो उसके यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और इसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। ज्योति के काशी दौरे की टाइमिंग ही नहीं, उसके ट्रेवल के जरियों पर भी शक गहरा रहा है, क्योंकि उसने काशी पहुंचने के लिए लोकल ट्रेन से लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस और वोल्वो बस का भी इस्तेमाल किया था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ज्योति का काशी दौरा किसी खास मकसद से था? क्या ज्योति ने काशी में कुछ बड़ा प्लान किया था? क्या ज्योति के नापाक निशाने पर वाराणसी भी था? दरअसल पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति के अलावा
तुफैल भी वाराणसी से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ये पहली कांवड़ यात्रा है। लिहाजा योगी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते और योगी फोर्स हर मोर्चे पर मुस्तैद है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कांवड़ यात्रा के दौरान काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा निगरानी में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इतना ही नहीं, प्रयागराज से वाराणसी तक नेशनल हाईवे नंबर 19 की एक लेन यानी 20 किलोमीटर के एरिया में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सावन में कांवड़ियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। ऐसे में उनकी निगरानी के लिए ड्रोन भी उड़ाए जाएंगे। हाईवे पर 12 अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। काशी विश्वनाथ धाम को 6 जोन और 24 माइक्रो सेक्टर में बांटा जाएगा। हर एक सेक्टर की जिम्मेदारी तय की गई है। काशी के अलावा ज्योति ने अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा वृंदावन के मंदिरों का भी वीडियो बनाया था। लिहाजा सावन की कांवड़ यात्रा से पहले इन शहरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है ताकि ज्योति और उसके आका के नापाक मंसूबों को योगी फोर्स नेस्तो नाबूद कर सके। काशी से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश के फूलपुर से एक नाबालिग दलित लड़की को केरल ले जाकर धर्मांतरण और जिहाद की ट्रेनिंग देने के मामले में यूपी पुलिस एक्शन में आ गई। यूपी पुलिस इस मामले में आतंकी साजिश की जांच कर रही है और आरोपी मोहम्मद ताज को गिरफ्तार करने के लिए केरल रवाना हो चुकी है। आरोपी ताज इस मामले में गिरफ्तार दरख्शा खान की बहन का देवर है। मोहम्मद ताज की गिरफ्तारी के बाद इस मामले के आतंकी कनेक्शन और उसके मददगार के राज खुल सकते हैं। साथ ही धर्मांतरण से जुड़े मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं, जिससे यह पता लग जाएगा कि दलित बच्ची के अपहरण में और कितने लोग शामिल थे और कैसे फूलपुर से उसका अपहरण कर उसे केरल ले गए और वहां पर धर्मांतरण करा के उसे जिहादी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है। कांवड़ यात्रा रूट पर मीट शॉप को बैन कर दिया गया है, लेकिन योगी सरकार के फैसले को लेकर मौलाना भड़क गए हैं और तो और कांवड़ियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। मौलाना कौसर हयात ने बयान दिया है कि कांवड़िए यात्रा के दौरान हुड़दंग करते हैं, जिसके बाद घमासान छिड़ गया है। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होंगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। कांवड़ यात्रा से पहले मीट शॉप का मुद्दा गरमाया। कांवड़ रूट पर नॉनवेज बैन, मौलाना क्यों हुए बेचैन? कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला क्या आया? मौलाना बौखला गए। पहले कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर घमासान मचा और अब कांवड़ यात्रा के दौरान मीट शॉप पर बैन लगाए जाने को लेकर मौलाना बेचैन हो गए हैं। योगी सरकार के फैसले को लेकर एक के बाद एक मौलाना सामने आ रहे हैं और उनके निशाने पर हैं कांवड़िए। सबसे पहले सुनिए मौलाना कौसर हयात की बात। मौलाना इस बात से खफा हैं कि आखिर क्यों कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानें बंद करने का फरमान जारी किया गया है। और तो और मौलाना साहब ने कांवड़ियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं होती? शराब पीकर हुड़दंग किया जाता है, शराब पीकर व्यभिचार किया जाता है, शराब पीकर क्या नाम उल्टे सीधे तमाम हरकतें की जाती हैं। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होंगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। जो लोग आज क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार योगी सरकार के निर्देश और भी कड़े किए गए हैं, जिसमें दुकानदारों को बाकायदा फूड लाइसेंस जारी किया जाएगा। रूट पर खुले मांस की बिक्री बैन है, दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना है। इतना ही नहीं, ताजी और डीजे की ऊंचाई भी तय कर दी गई है। बस इस तैयारी से भाईजान बौखला गए हैं। ताजिए को लेकर तय की गई गाइडलाइन से भी दिक्कत है और यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर भी भाईजान भड़के हुए हैं। मुजफ्फरनगर में यात्रा शुरू होती है, वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब? उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है? उसने कहा मेरी मर्जी है। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में उस शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है।
जहां एक तरफ विरोध की आवाजें उठ रही हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से इस फैसले को एकदम सही बताया जा रहा है। देखिए, आस्था का सवाल है और दूसरा कानून का भी बात है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी ये लिखा जाता है, जब लाइसेंस दिया जाता है कि अपना नाम, अपना एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, वो सब कुछ चिपकाया जाता है। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया भी है। दूसरी बात, जो धार्मिक आस्था वाले लोग हैं, कई सौ किलोमीटर जो लोग गंगोत्री से पैदल चलकर नंगे पैर आते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। पिछले साल भी योगी सरकार के नेम प्लेट लगाने के फैसले को लेकर मौलानाओं के जहरीले बोल सामने आए थे और इस बार फिर कुछ ऐसे ही करने की कोशिशें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और राजनीति में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शुरू हुई कथावाचक की लड़ाई की, जिसमें अखिलेश यादव के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए बयान के बाद ये बवाल और बढ़ गया है। अखिलेश ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा कहने के लिए 50 लाख कैश अंडर टेबल लेने के आरोप लगाए, तो इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पलटवार करते हुए जाति की राजनीति करने वालों को डीएनए टेस्ट कराने की सलाह दे दी। बाबा वर्सेस अखिलेश, अंडर टेबल कैश। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? कथावाचक की लड़ाई डीएनए टेस्ट पर आई। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। यूपी के इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के मामले में शुरू हुआ सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को घेरते हुए उन पर कथा कहने के लिए 50 लाख रुपए और अंडर टेबल कैश लेने का आरोप लगाया, तो इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पलटवार कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें डीएनए टेस्ट कराने की सलाह जरूर दे दी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। जो हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। और हमारी बात पर बवाल बनाने वाले, तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बड़े हरो, सुन लो कान खोलकर। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ, पर हम तो अपना कार्य छोड़ेंगे नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने तो इस पूरे जाति विवाद पर यह तक कह दिया कि कैंसर से ज्यादा खतरनाक जातिवाद की बीमारी है, जिसके खिलाफ अब वो पदयात्रा करेंगे। इस बार हमने प्रण लिया कि भारत में बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। जाति पर शुरू हुई राजनीति की इस लड़ाई में अखिलेश यादव पर मौलवियों पर लाखों रुपए उड़ाने के भी आरोप लगे, जिस पर मौलाना उनके समर्थन में उतर आए। शहाबुद्दीन बरेलवी ने अखिलेश यादव के बयान को सही ठहराते हुए इस बात का दावा भी किया कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों में भी ऐसा होता है। उनकी बात 100% दुरुस्त है और सही है। अखिलेश यादव जी का मैं समर्थन नहीं करता हूं। हिंदू शायर हो या हिंदू या मुसलमान शायर हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लोग जब तक पैसा तय नहीं कर लेते हैं तब तक ये अपने घर से प्रोग्राम में नहीं पहुंचते हैं। कथावाचकों की दान दक्षिणा पर अखिलेश के कैश वाले बयान पर ऐसा कलेश हुआ कि विरोध की आवाज संत समाज की तरफ से भी उठने लगी। आपने कभी भागवत क्यों नहीं कराई? जो भी प्रवक्ता भागवत करते हैं, जजमान अपनी स्वेच्छा से उनको पैसा देते हैं। आपने तो, आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। वो ही टिप्पणी कर रहे हैं जो खुद दोषी हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हम सभी को मिलकर के जो लोग भागवत की प्रति, भागवत कथावाचकों के प्रति ऐसी वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, वो निंदनीय, गलत है। सनातनी जग जाओ, ऐसे कालनेमी अखिलेश यादव से सावधान रहना चाहिए कि इस प्रकार से समाज में दूषित मानसिकता रखने वाले ये राजनीतिक दल के लोग आपको लड़ाएंगे और अपने लाभ के लिए आपको मरवाएंगे। इसके नाते हिंदुओं एक हो जाओ।
इटावा में 21 जून को कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव की चोटी और बाल काटने का आरोप ब्राह्मण जाति के लोगों पर लगा था। तब से इस मामले में सियासत हावी है और एक बार फिर कथावाचकों को दिए जाने वाले दान पर सवाल उठाकर अखिलेश ने इस विवाद को और भी बढ़ा दिया, जो फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर मुंबई से सटे मीरा रोड से, जहां एक शख्स के मराठी न बोलने पर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। इस गुंडागर्दी का आरोप राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर लगा, जिन्होंने एक कारोबारी की खुलेआम पिटाई करते हुए इस बात की धमकी भी दी कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई, हिंदी बोलने पर पिटाई। एमएनएस की खुलेआम गुंडागर्दी, मराठी वर्सेस हिंदी। महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस हिंदी भाषा का विवाद अब सियासी गलियारों से निकलकर सड़क तक आ पहुंचा है, जहां राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी खुलेआम दिखाई पड़ी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एमएनएस कार्यकर्ता मराठी न बोलने पर एक शख्स की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके का है, जहां एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार पर जमकर थप्पड़ों की बरसात कर दी, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो मराठी नहीं जानता था। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी के कंपलसरी होने का दावा भी किया। क्यों मराठी बोलने का? क्यों मराठी बोलने का मतलब? इस गुंडागर्दी के दौरान अपने बचाव में कारोबारी ने मराठी न आने की दलील दी, तो धमकाया गया कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी। बातचीत के दौरान दुकानदार ने इस बात की दलील भी दी कि महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती हैं, खासकर मुंबई और उसके सटे इलाकों में देश भर के राज्यों के लोग मौजूद हैं जो अपनी भाषा बोलते हैं। और ये बात सुनकर एमएनएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने व्यापारी की पिटाई शुरू कर दी। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। कौन सी राज ठाकरे की ये वो एमएनएस पार्टी है जिसने कुछ साल पहले मुंबई की सड़कों पर खुलेआम तांडव मचाया था। गैर मराठी लोगों को, खासकर यूपी और बिहार के लोगों की जमकर पिटाई की थी, जिस पर काफी बवाल मचा था। और एक बार फिर भाषा और मराठी मानुष के विवाद पर इसे मुद्दा बनाकर गैर मराठी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मुद्दा सरकार के उस फैसले से भड़का जिसमें क्लास 1 से 5 तक की क्लास में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य करने की तैयारी की थी, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध की वजह से सरकार ने इस भाषा को वापस ले लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भाषा विवाद के मुद्दे पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर जो रैली करने वाले थे उसे रद्द करना पड़ा और इस मुद्दे पर शुरू होने वाली सियासत पहले ही फेल हो गई। लेकिन बावजूद इसके भाषा के थमते विवाद को एमएनएस कार्यकर्ता अपनी गुंडागर्दी के जरिए फिर से हवा देने की कोशिश की ताकि मराठी मुद्दे पर सियासत को थोड़ा चमकाया जा सके। मुंबई से जी मीडिया के लिए अंकुर त्यागी की रिपोर्ट। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका वाहन 15 साल पुराना है तो आपका सिर दर्द जो है बहुत बढ़ने वाला है। दरअसल दिल्ली में आज से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर बैन लगा दिया गया है और अगर आप इन वाहनों को लेकर बाहर निकल भी गए तो पेट्रोल नहीं मिलेगा और ट्रैफिक पुलिस की अगर नजर पड़ गई तो आपको अपने घर पैदल ही आना पड़ेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुरानी गाड़ी अब दिल्ली में टंकी खाली। पॉल्यूशन की मार, राजधानी में पुरानी कार बेकार। करोड़ों की चमचमाती कार
दिल्ली में कबाड़। 15 साल पुरानी है तो स्पीकर से अनाउंसमेंट होगी। अब देश की राजधानी दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को न तो सड़कों पर चलने की इजाजत होगी और न ही उन्हें ईंधन मिलेगा। और अगर फिर भी कोई पुरानी गाड़ियों के साथ दिल्ली में एंट्री करेगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे 4 पहिया वाहन मालिकों पर 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहन मालिकों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी गाड़ी की कंडीशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो फिर दिल्ली के लिए तो वो कबाड़ ही है। राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर नो एंट्री है। न सिर्फ उनके चलने पर पाबंदी है बल्कि अब उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं मिलेगा। इस तरीके के बोर्ड दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें साफ लिखा है कि 1 जुलाई से जीवन समाप्ति वाले वाहनों अर्थात 15 वर्ष और पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यानी कि पॉल्यूशन से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि जो भी पेट्रोल की गाड़ी जो 15 साल पुरानी है और डीजल की गाड़ी 10 साल पुरानी है उसे दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये कोई आम कार नहीं है, मर्सिडीज बेंज की लग्जरी सेगमेंट कार है जिसकी कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के लिए अब ये करोड़ों की कीमत वाली कार कबाड़ हो चुकी है। जिस कार को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अब उसी कार की दिल्ली में कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि न तो इस कार को अब दिल्ली की सड़कों पर चलाया जा सकता है और न ही किसी पेट्रोल पंप पर इसे पेट्रोल मिलेगा। अब इस कार को स्क्रैप करने के लिए भेज दिया जाएगा। इस कार की पहचान आश्रम चौक के पास एक पेट्रोल पंप पर APNR यानी ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम से जुड़े कैमरे ने की, जिसके बाद पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए, ये तस्वीर भी दिल्ली के आश्रम इलाके की ही है, जहां एक SUV को पुलिस ने जब्त कर लिया। ये गाड़ी हिमाचल प्रदेश नंबर की है, लेकिन 15 साल पुरानी होने के बावजूद इस कार ने दिल्ली में एंट्री ली थी। लेकिन दिल्ली के लिए कबाड़ हो चुकी इस गाड़ी का पुलिस ने 10,000 रुपये का चालान काटा। दरअसल दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR सिस्टम लगाया गया है। ये सिस्टम वाहन डेटाबेस से लिंक है। पेट्रोल पंप पर इन कैमरों के जरिए गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन होता है। नंबर स्कैन होते ही डेटाबेस से गाड़ी की जानकारी रियल टाइम में ही निकाली जा सकती है और अगर गाड़ी पुरानी है तो उसे सीज कर दिया जाएगा। हर पेट्रोल पंप पर NPR कैमरा लगाया गया और ये कैमरा आप देखिए, इस पेट्रोल पंप जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये NPR कैमरा में आप कैद हो जाएंगे और आपकी गाड़ी का नंबर इससे ब्लिंक करेगा और एक मैसेज दिया जाएगा। यहाँ पर लाउड स्पीकर के जरिए मैसेज दिया जाएगा कि जो यहाँ पर गाड़ी पेट्रोल लेने के लिए आई है वो 10 साल और 15 साल पुरानी है। कुल मिलाकर दिल्ली की रेखा सरकार का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों से पुराने और जहरीला धुआं फैलाने वाले वाहनों को हटाना है। लिहाजा पुरानी गाड़ियों के खिलाफ दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए प्रमोद शर्मा के साथ राजू राज की रिपोर्ट। और अब बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो एक बार फिर एक गरीब बच्ची के लिए मसीहा बन गए। गोरखपुर के जनता दरबार में पंखुड़ी नाम की बच्ची सीएम योगी के सामने गुहार लेकर आई थी। अपनी पढ़ाई के लिए मदद मांगने पहुंची थी और सीएम योगी ने उसकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। देखिए योगी आदित्यनाथ ने कैसे पंखुड़ी को नई उड़ान दी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में थे। मौका था जनता दर्शन का, जिसमें गोरखनाथ मंदिर के सभागार में सीएम योगी आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका निदान करते हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक बच्ची की सबसे बड़ी परेशानी भी दूर कर दी। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली इस बेटी का नाम है पंखुड़ी पाठक। जब इसने अपनी समस्या बताते हुए सीएम योगी को चिट्ठी थमाई तो योगी महाराज रुक गए। इस बच्ची ने बताया कि वो स्कूल की फीस देने की हालत में नहीं है, उसकी पढ़ाई छूटने की नौबत आ गई है। सीएम योगी ने पहले उस बच्ची को देखा, फिर वहां मौजूद अधिकारी को बुलाया और मौके पर ही साफ कर दिया, इसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसकी फीस माफ कराएं या फीस की व्यवस्था कराएं।
योगी आदित्यनाथ के इतना कहते ही पंखुड़ी की परेशानी दूर हो गई, उसका चेहरा खिल उठा। दरअसल पंखुड़ी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। पंखुड़ी के पिता एक हादसे में दिव्यांग हो चुके हैं। उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। पंखुड़ी की मां एक दुकान में काम करती हैं, जिनकी कमाई से पंखुड़ी और उसके भाई की पढ़ाई का खर्चा नहीं चल सकता। लिहाजा पंखुड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ सीएम योगी से मदद की गुहार लगाने पहुंची, जिसका उसे फौरन लाभ भी मिल गया। सीएम योगी ने न सिर्फ पंखुड़ी की पढ़ाई का इंतजाम किया, बल्कि महाराज जी के साथ फोटो खिंचाने की उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। एक अकेली पंखुड़ी ही नहीं, जनता दर्शन में सीएम योगी ने करीब 100 लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को फौरन निर्देश भी जारी किए। मगर इस बेटी की समस्या दूर कर सीएम योगी ने उसकी दुनिया बदल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। असम पुलिस ने राज्य भर में गौमांस की अवैध बिक्री पर व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। कोकराझार, दक्षिण कामरूप, गुवाहाटी, नगांव और डिब्रूगढ़ सहित जिलों में छापेमारी की गई है। कोकराझार में 4 होटलों की तलाशी ली गई। दक्षिण कामरूप में NH-17 पर अधिकारियों ने 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। तो गौमांस की बिक्री को लेकर पुलिस अब सख्ती बरत रही है। कई और जिलों में भी असम पुलिस ने छापे मारे हैं। कोकराझार में 4 होटलों की तलाशी ली गई है। इसके साथ साथ असम पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। अलग अलग जिलों में इस बार असम पुलिस ने एक्शन लिया है। सीएम हिमंता के एक्शन के बाद यह बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। गौमांस की अवैध बिक्री के खिलाफ यह एक्शन लिया जा रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में बादल बरस नहीं रहे, बल्कि फट जा रहे हैं। पहाड़ों पर बादलों से पानी नहीं, बल्कि तबाही बरस रही है। सैकड़ों सड़कें बंद हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन वो भी सेफ नहीं, क्योंकि बादलों के फटने और लैंडस्लाइड होने से घर ही जमींदोज हो जा रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में क्या है हाल? क्या आगे और खराब होने वाले हैं हालात? देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ों में आसमानी तबाही, रेड अलर्ट जारी। हिमाचल टू उत्तराखंड, बादलों के प्रहार से हाहाकार। भारत के हिमालयन रीजन हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक भारी बारिश से तबाही मची हुई है। बादल फट रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, लोग लापता हैं, सैकड़ों सड़कें बंद हैं, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, लेकिन बारिश में लैंडस्लाइड से घर भी ढह जा रहे हैं। इस आसमानी आफत में पहाड़ों के बीच कोई कहीं भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। बादलों ने सबसे ज्यादा कोहराम हिमाचल में मचाया, जहां 20 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसाया। हालात ऐसे हो गए हैं कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मंडी में बादल फटने से कई मकान बह गए, जबकि सिराज विधानसभा इलाके में भूस्खलन से हाय तौबा मच गई। मंडी में बादलों के जल प्रहार के आगे नदी नाला ओवरफ्लो कर रहा है। सड़कें मलबे से भरी हैं और नदियों के उफान के आगे पुल भी नहीं टिक पा रहा है। मंडी के कुकलाह गांव को जोड़ने वाला पक्का पुल और लकड़ियों वाला पुल और इसके साथ ही एक मंदिर, दुकानें और 8 घर चपेट में आ गए। मंडी के साथ शिमला, कुल्लू समेत कई जिलों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमीरपुर में पुलिस ने लोगों का रेस्क्यू किया जो भारी बारिश के बीच फंस गए थे। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं, क्योंकि भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। हालात ये हैं कि बारिश की वजह से पहाड़ खिसक रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर रोड पर गिर रहे हैं, लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं, क्योंकि मंडी में 261 सड़कें बंद हैं, जबकि पूरे हिमाचल में करीब 600 सड़कें बंद हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पूरे रोड पर बड़े बड़े पत्थर आकर के ऊपर से नीचे गिरे हैं और जिस वक्त ये देखिए अब फिर से यहाँ पर जो मलबा है वो धीरे धीरे आकर के पहाड़ का ऊपर का हिस्सा आकर के नीचे गिर रहा है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि वहाँ से किस तरीके से धीरे धीरे
जो ये मलबा है वो आकर के रोड पर आ रहा है, खिसक रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में खतरा बना हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी है, जहां रुद्रप्रयाग से आए इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखिए। कैसे अलकनंदा नदी के बढ़ते जल में महादेव की मूर्ति समा गई है, सिर्फ आंखें और मस्तक दिख रहा है। कई जिलों में स्कूल बंद हैं। बागेश्वर जिले में सरयू नदी उफान पर है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि अब तक उत्तराखंड में 35 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तरकाशी में बादल फटने से 29 मजदूर लापता हो गए थे। 20 को रेस्क्यू कर लिया गया है, 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग पर सतपुली के पास लैंडस्लाइड की वजह से पौड़ी मेरठ नेशनल हाईवे बंद हो गया। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। मलबा हटाने का काम जारी है। टिहरी में लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिससे जगह जगह सड़कें बंद हो गई हैं। पुलिस लोगों को अलर्ट कर रही है। और आप लोग चैन पकड़ के स्नान करें, अपने छोटे छोटे बच्चों का विशेष कर ध्यान रखें। चिरबटिया के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरने से सड़क बंद हो गई, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हिमाचल से उत्तराखंड तक सरकारें एक्टिव हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है और बाढ़ बारिश से बचने के जरूरी एहतियातों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 48 घंटे बाद अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी। भगवान शिव के जयकारों के साथ भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू कर देंगे और इन भक्तों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और पूरे जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इसी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने घुसपैठ करने की कोशिश नाकाम कर दी और जैश के आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। सुरक्षा बलों ने यह साफ कर दिया है कि घाटी में बहाल शांति को भंग करने की अगर किसी ने भी कोशिश की तो उसका गोली से हिसाब किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तानी साजिश एक्सपोज। ऑपरेशन शील्ड ऑन, घाटी में घुसपैठ नाकाम। तबाह होगा लश्कर-ए-जैश, सुरक्षा बल का हाई जोश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जहां आतंकियों ने पर्यटकों का नरसंहार किया, जहां हिंदुओं से उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई, उसी घाटी में ठीक 48 घंटे बाद बम बम भोले की गूंज सुनाई देगी। और इस बार ये नारा कुछ ज्यादा ही बुलंद होगा। बैसरन घाटी में हमले के बाद आतंकी जिस रूट से भागे, उसी रूट से शिव भक्त बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए गुजरेंगे और यहाँ पर भोले के भक्तों की रक्षा करेंगे हिंद के वो जाबाज सैनिक जो आतंकियों के लिए किसी काल से कम नहीं हैं। क्योंकि घाटी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का शील्ड जारी है, या यूं कह सकते हैं कि सुरक्षा बल आतंकियों के लिए जहन्नुम को तैयार कर रहे हैं। अड़तीस दिन तक चलने वाली यात्रा के लिए हिंद के जाबाज वीरों का सुरक्षा पहरा लगा है। पूरे जम्मू कश्मीर में पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के 70,000 जवान तैनात किए गए हैं और इनकी तैनाती ने जम्मू कश्मीर में ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेद पाना आसान नहीं है। इसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड यानी एनएसजी और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी को अलर्ट पर रखा गया है, जो एक अलर्ट पर पलक झपकते ही आतंकियों और उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर देंगे। हर एक प्रकार की जो तैयारी है वो यहाँ पर की गई है, जिसमें अगर बात करें तो सीआरपीएफ की क्यूआरटी टीमें जो हैं वो यहाँ पर तैयार की गई हैं। आरओपी टीमें जिसमें भारतीय सेना और बीएसएफ की जो आरओपी टीमें हैं, रोड ओपनिंग पार्टीज, वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरा जो इलाका है, जो पूरा यात्री निवास है, इसके अलावा जहाँ जहाँ से भी यात्रा गुजरनी है वो पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन जो है वो पहले ही यहाँ पर उसे घोषित कर दिया गया है।
पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी अपने नापाक मंसूबे लेकर जैश की आतंकी राजौरी के तरकुंडी सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने इनकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सेना की गोलीबारी में जैश के 4 आतंकी घायल हो गए और वापस अपने आका के पास चले गए, जबकि जैश का एक जिंदा आतंकी सेना के हाथ लग गया, जिसके पास से पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। पकड़े गए आतंकी अरिब अहमद पाकिस्तान के कोटली का रहने वाला है और इसने पूछताछ में बताया कि भारी मात्रा में गोला बारूद लेकर जैश के आतंकी भारत में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सेना ने बता दिया कि अगर सरहद पार करने की गलती की तो सीधा गोलियों से हिसाब होगा। उधमपुर से लेकर अनंतनाग तक, राजौरी से लेकर पुंछ तक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। रियासी, डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है और घातक हथियारों से लैस ये जवान आतंकियों को पल भर में ढेर करने के लिए काफी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने आतंकियों और उनको पालने वाली पाक फौज को अच्छा सबक सिखाया था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की आस्तीन में पल रहे आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश बंद नहीं कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि आतंकी किन किन रास्तों से घुसपैठ की कोशिश करते हैं, जरा ये समझिए। आतंकी दुधनियाल रूट से घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लोलाब घाटी घुसपैठ के लिए आतंकियों की पसंद मानी जाती है। नल्ली रूट से मजोद के रास्ते के जरिए घुसपैठ की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कोट कोतेरा रूट से भी घुसपैठ की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ निकेल रूट से राजौरी पुंछ में घुसपैठ करना आतंकवादी चाहते हैं। बाताल गांव से राजौरी में घुसपैठ की कोशिश भी कई बार पकड़ी गई है और बोई से सोना गली से भी घुसपैठ का एक रूट है। इसके अलावा खुईरेट्टा रूट से मोहरा गैप तक आने की कोशिश भी आतंकवादी करते हैं और हिल काका एरिया से बैट घुसपैठ कराने की कोशिश करती है। उस्ताद पोस्ट रूट से भी आतंकी दाखिल होना चाहते हैं। ये वो रूट है जिनके जरिए आतंकी भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। भारत एक ऐसा पाताल तोड़ हथियार तैयार कर रहा है जो है तो नॉन न्यूक्लियर लेकिन घातक परमाणु बम से भी ज्यादा है। एक ऐसा हथियार जो जमीन के अंदर 100 फीट तक जाकर सब कुछ तबाह कर सकता है, चाहे वो परमाणु ठिकाना हो या दुश्मन का कोई गुप्त ठिकाना। और खास बात यह है कि इसे उस ठिकाने तक पहुंचने के लिए दुश्मन देश की सीमा पार करने की जरूरत भी नहीं। मिसाइल के जरिए ही टारगेट को हिट किया जा सकता है। पाताल तोड़ हथियार, अमेरिका से भी आगे बम की मार, दुश्मन के गुप्त अड्डे इंडियन बंकर बस्टर से ध्वस्त होंगे। भारत का स्वदेशी दिव्यास्त्र, दुश्मन होंगे परास्त। डीआरडीओ वो बम तैयार कर रहा है जो दुश्मन के लिए परमाणु बम की तरह ही घातक साबित होगा। भारत का दिव्यास्त्र अग्नि 5 और सुपर बंकर बस्टर बम से दुश्मन का विनाश तय है। इस दिव्यास्त्र से हुआ धमाका ईरान के फोर्डो की तरह पाकिस्तान में जमीन के कई मीटर नीचे बने परमाणु ठिकाने को निस्तनाबूद करने में सक्षम है। हिंदुस्तान का सुपर बंकर बस्टर तैयार हो रहा है जो होगा तो नॉन न्यूक्लियर, लेकिन इसकी मार इतनी घातक होगी कि अमेरिका के बंकर बस्टर से हुए धमाके को भी पीछे छोड़ देगा। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट पर अपने B-2 बॉम्बर विमानों से बंकर बस्टर GBU-57A बम गिराए थे। हालांकि अभी तक अमेरिका और इजराइल को ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट में तबाही की पक्की खबर नहीं मिली है, लेकिन भारत का सुपर बंकर बस्टर 100% सफलता की गारंटी होगा, क्योंकि भारत का सुपर बंकर बस्टर किसी बॉम्बर से नहीं गिराया जाएगा। यह हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली, सबसे सटीक और दूर तक मार करने वाली मिसाइल से लॉन्च होगा। और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5 ICBM, यानी अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह दिव्यास्त्र कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे दबे दुश्मन के ठिकाने को भेद देगा। डीआरडीओ अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मॉडिफाइड वर्जन बना रहा है। अग्नि 5 की ओरिजिनल वर्जन की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है और यह मिसाइल आमतौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाता है। इसका मॉडिफाइड वर्जन एक पारंपरिक हथियार होगा। अग्नि 5 का एडवांस वर्जन 7500 किलो बंकर भेदी हथियार ले जाने में सक्षम होगा। साथ ही मल्टीपल
इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक से लैस होगा। ये कंक्रीट के मजबूत परतों के नीचे बने दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। ये मिसाइल विस्फोट से पहले 80 से 100 मीटर तक ड्रिल करके जमीन में नीचे घुसेगी और दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर देगी। इन मिसाइलों की गति मैक 8 से मैक 20 यानी ध्वनि की गति से 8 से 20 गुना अधिक होने की उम्मीद है, जो इन्हें हाइपरसोनिक हथियारों की श्रेणी में रखता है। भारत का स्वदेशी बंकर भेदी बम अमेरिका की तुलना में काफी सस्ता भी होगा, क्योंकि अमेरिकी GBU-57A बमों को गिराने के लिए महंगे बॉम्बर की जरूरत पड़ती है। और इसी के साथ राजनीति में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।